नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको इस वक्त की बड़ी खबरें। समाचार की शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की उत्तराखंड के बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित इलाकों की समीक्षा। आपदा प्रभावित लोगों से मिलकर हर संभव मदद का दिया भरोसा। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ कर्मियों से भी की मुलाकात। भारत मॉरिशस के बीच विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष अनुसंधान जैसे क्षेत्रों में हुए समझौते। मॉरिशस के लिए विशेष आर्थिक पैकेज की भी घोषणा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, मुक्त, सुरक्षित, स्थिर और समृद्ध हिंद महासागर हमारी साझा प्राथमिकता। भाजपा ने साधा नेता प्रतिपक्ष पर निशाना। शहजाद पूनावाला ने लगाया राहुल गांधी पर वोट चोरी के झूठे नैरेटिव को गढ़ने का आरोप। कहा, कांग्रेस नेता विदेश में भारत की संप्रभुता पर उठाते हैं सवाल। नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने देश में लोकतंत्र की रक्षा और कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने पर दिया जोर। सेना ने राजधानी और निकटवर्ती इलाकों में शुक्रवार सुबह तक बढ़ाया कर्फ्यू। देश में नई सरकार बनाने को लेकर कोशिशें तेज। और भारतीय महिला मुक्केबाजों का दमदार प्रदर्शन जारी। पूजा रानी और जैस्मीन लैम्बोरिया वर्ल्ड मुक्केबाजी चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में देश के लिए 2 और पदक किए पक्के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपदा प्रभावित राज्य उत्तराखंड के दौरे पर प्रभावित लोगों से मुलाकात की और स्थिति का जायजा लिया। गौरतलब है कि तेज बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित पहाड़ी राज्य उत्तराखंड भीषण आपदा की चपेट में है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरान लोगों की आपबीती को सुना और उन्हें सांत्वना दी। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। उत्तराखंड में जो आपदा पीड़ित थे उनके साथ प्रधानमंत्री ने संवाद किया। उत्तराखंड दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र और राज्य के राहत और बचाव कर्मियों से मुलाकात की और उनसे राज्य में आई आपदा के बारे में विस्तृत जानकारी ली। इस मौके पर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के कर्मी मौजूद रहे और उन्होंने राज्य की स्थिति से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अवगत कराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपदा प्रभावित राज्य उत्तराखंड में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने पूरे हालात की जानकारी ली और राहत और बचाव के लिए उठाए गए कदमों के बारे में गहन पूछताछ की। बैठक के दौरान राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को वाराणसी में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलम के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तरीय वार्ता के बाद कहा कि भारत और मॉरिशस केवल साझेदार नहीं बल्कि परिवार हैं। भारत और मॉरिशस 2 राष्ट्र हैं, लेकिन दोनों देशों के सपने और नियति एक हैं। भारत और मॉरिशस, जैसा कि उन्होंने बताया कि 2 राष्ट्र हैं, लेकिन उनकी जो संकल्पना है वो साझी है, समान है। साथ ही काशी में आयोजित इस मुलाकात के दौरान दोनों प्रधानमंत्रियों की मौजूदगी में भारत और मॉरिशस के बीच कई प्रमुख समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। साझेदार नहीं बल्कि परिवार की भावना के साथ काशी आए मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊंचाई पर ले जाने वाली रही। दोनों नेताओं के बीच पहले द्विपक्षीय और उसके बाद प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत में कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी, जिस पर समझौता पत्रों के आदान प्रदान के जरिए अंतिम मोहर लगाई गई। इनमें प्रमुख रूप से विज्ञान प्रौद्योगिकी, कार्मिक प्रशिक्षण, विद्युत, हाइड्रोग्राफी, अंतरिक्ष अनुसंधान और अनुप्रयोगों के लिए उपग्रहों और प्रक्षेपण यानों के लिए ट्रैकिंग और टेलीमेट्री स्टेशन स्थापित करने, शिक्षा और शोध के लिए आईआईटी मद्रास और यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांटेशन मैनेजमेंट और यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस के बीच 2 अलग समझौते हुए। पीएम मोदी ने चागोस समझौते पर मॉरिशस को बधाई दी और कहा
कि ये उसकी संप्रभुता की ऐतिहासिक जीत है। प्रधानमंत्री ने बताया कि भारत ने मॉरिशस की प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए विशेष आर्थिक पैकेज तैयार किया है, जिससे बुनियादी ढांचे को मजबूती, रोजगार सृजन और स्वास्थ्य सेवाओं को नई ऊर्जा मिलेगी। आज हमने मॉरिशस की आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए एक स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज पर निर्णय लिया है। यह इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करेगा, रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा और स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करेगा। भारत के बाहर पहला जन औषधि केंद्र अब मॉरिशस में स्थापित हो चुका है। आज हमने निर्णय लिया है कि मॉरिशस में आयुष सेंटर ऑफ एक्सीलेंस 500 बेड का सर शिव सागर रामगुलाम नेशनल हॉस्पिटल और वेटरनरी स्कूल एंड एनिमल हॉस्पिटल के निर्माण में भारत सहयोग देगा। पीएम मोदी ने कहा कि पिछले वर्ष मॉरिशस में यूपीआई और रुपे कार्ड की शुरुआत हुई थी। अब दोनों देश स्थानीय मुद्रा में व्यापार की दिशा में आगे बढ़ेंगे। पिछले साल मॉरिशस में यूपीआई और रुपे कार्ड की शुरुआत हुई। अब हम लोकल करेंसी में व्यापार को सक्षम करने की दिशा में काम करेंगे। ऊर्जा सुरक्षा हमारी भागीदारी का एक अहम स्तंभ है। भारत मॉरिशस के एनर्जी ट्रांजिशन में सहयोग दे रहा है। मॉरिशस को 100 इलेक्ट्रिक बसें दी जा रही हैं, जिसमें से 10 पहुंच चुकी है। ऊर्जा के क्षेत्र में संपन्न हुए कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप समझौते से इसे और बल मिलेगा। हमने तमारिंड फॉल्स में 17.5 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट के निर्माण में सहयोग देने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री ने हिंद महासागर क्षेत्र को दोनों देशों की साझा प्राथमिकता बताते हुए कहा, भारत मॉरिशस के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र की सुरक्षा और उसकी समुद्री क्षमता को मजबूत करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर रामगुलाम ने भारत के निरंतर सहयोग के लिए आभार जताया। उन्होंने कहा कि भारत ने स्वास्थ्य, शिक्षा, क्षमता निर्माण, अक्षय ऊर्जा, अवसंरचना और समुद्री सुरक्षा सहित अनेक क्षेत्रों में उदार सहयोग किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड में बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन किया है और बारिश से प्रभावित क्षेत्रों के लिए 1200 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता की घोषणा की है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिवारों के लिए 2 लाख रुपए और घायलों के लिए 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि की घोषणा की है। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री ने हाल ही में आई बाढ़ और भूस्खलन के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत व्यापक सहायता की भी घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के दौरे पर थे, उसके बाद उन्होंने पूरा आकलन किया और उसके बाद एक बड़ी सहायता आपदा पीड़ितों के लिए प्रधानमंत्री ने प्रभावित परिवारों से मुलाकात की और संवेदना व्यक्त की। साथ ही प्रधानमंत्री ने एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आपदा मित्र स्वयंसेवकों से भी मुलाकात की और उनके प्रयासों की सराहना की। बाढ़ और बारिश से प्रभावित क्षेत्रों के लिए 1200 करोड़ रुपए की सहायता। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिवारों के लिए 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि की भी घोषणा की है, जबकि घायलों के लिए 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि की घोषणा की है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने प्रभावित क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के जीर्णोद्धार और पुनर्निर्माण के लिए पूर्ण समर्थन का आश्वासन दिया है। इसी कड़ी में जैसा कहा था वैसा किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा था कि प्राकृतिक आपदा की इस स्थिति में केंद्र सरकार पूरी तरीके से पीड़ितों के साथ है। और हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे सहयोगी सुधीर यादव मौजूद है। सुधीर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपदा पीड़ितों के लिए ये बड़ी घोषणा की है। निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा सहारा बनेगी उन सभी के लिए जो कि उत्तराखंड की इस प्राकृतिक आपदा से प्रभावित हुए हैं। बिल्कुल पराक्रम, देखिए प्रधानमंत्री सबसे पहले उत्तराखंड देहरादून पहुंचे। जो बाढ़ से प्रभावित लोग थे उनसे मुलाकात की। कई जिलों के लोग यहाँ आए थे, उन्होंने प्रधानमंत्री से मुलाकात की।
अपनी जो इस दुख की घड़ी में जो अपना दर्द वो बयान कर सकते थे। प्रधानमंत्री को उन्होंने बताया, साफ तौर पर बताया कि आखिर किस तरीके का नुकसान था, किस तरीके से उनके सामने लोगों की जान गई। तो प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर बहुत संवेदनशीलता के साथ सारी चीजों को सुना, जाना, और उन्होंने साफ तौर पर कहा भी कि मेरा मकसद इस चीज को है कि आखिर ये जाना जा सके लोगों को आखिर किस तरह की परेशानी हुई है, किस तरह की चीजें हुई, लोगों ने अपना दर्द बयां किया। और साफ तौर पर जिस तरीके से 1200 करोड़ रुपए की राहत राज्य को दी गई है, और खास तौर पर प्रधानमंत्री की तरफ से ये भी कहा गया है कि जिन लोगों के घर खास तौर पर टूट गए हैं, कई लोगों ने ये भी कहा कि उनके घर जो हैं वो बाढ़ से पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं, उनके जो व्यापारिक प्रतिष्ठान है वो पूरी तरह से नष्ट हो गए। तो इनको कैसे रीबिल्डिंग प्रोसेस में केंद्र सरकार की तरफ से मजबूती से इनको राज्य के लोगों को और सहायता दी जा सकती है। और जिस तरीके से आपने पहले ही बताया कि जो लोग इस घटना में जिनकी मृत्यु हो गई उनको 2 लाख रुपए, और जो घायल है उनको 50 रुपए की सहायता की बात कही गई है, उसकी तरफ से दी गई है। तो ये अपने आप में बहुत खास बात है, और लोगों ने इस बात का यहाँ बहुत मतलब मैं कहूँगा बहुत जरूरी तौर पर ये बताया कि जिस तरीके से राज्य सरकार और केंद्र सरकार की तरफ से उन्हें मदद मिली है, उनमें जाहिर तौर पर भरोसा है। कुछ लोगों ने जरूर कहा कि जी नुकसान हमारा जरूर हुआ है, हम लोग बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से सरकार हमारे साथ खड़ी हुई है वो हमें मजबूती प्रदान करता है। जी बिल्कुल सुधीर, देखिए जिस तरीके का ये नुकसान हुआ, भीषण प्राकृतिक आपदा थी जिसमें सब कुछ तहस नहस हो गया इन लोगों का, लेकिन उसके बाद जब भारत जैसे देश में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब सीधे संवाद करते हों, उनके सुख दुख के साथी बनते हों, उनके साथ एक स्थान पर बैठकर उनके दुख दर्द को सुनते हैं, तो उसके बाद लोगों की प्रतिक्रिया किस तरीके की थी? निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा संबल उन्हें मिला होगा। बिल्कुल, देखिए लोगों ने साफ तौर पर एक सबसे बड़ी बात यह है कि देश की टॉप लीडरशिप के सामने अपनी बात पूरी साफ तौर से रखी, और पीएम ने उसको बहुत संवेदनशीलता के साथ सुना, बताया। उन्होंने कई बार पूछा भी कि आखिर ये चीजें कैसे हुई, घटना के बारे में जाना। तो ये जाहिर तौर पर ये उनकी संवेदनशीलता को भी दर्शाता है कि किस तरीके से एक आम आदमी से वो कनेक्ट करते हैं, उनकी परेशानियां किस तरीके से ऑन ग्राउंड हो सकती हैं, जमीनी तौर पर क्या परेशानियां उनको समझते हैं, और उन्होंने कहा भी कि सरकार की तरफ से ऐसे वक्त में केंद्र सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से जो भी जरूरी होगा वो किया जाएगा, और मैं आप लोगों के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़ा हूं। तो ये लोगों में एक भरोसा दिलाता है। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री की छवि है, हमेशा एक आम आदमी की समस्या के लिए हमेशा वो आगे बढ़ चढ़ कर खड़े होते हैं, हमेशा उन पर नजर रखते हैं, चाहे दिल्ली में बैठे हों, कुछ उनकी काम की मजबूरियां हों, चीजें हों, लेकिन उसके बावजूद लगातार उनकी नजर रहती है, वो हमेशा खबर लेते हैं। और वैसे ही आज जब यहाँ वो पहुंचे तो साफ तौर पर जिस तरीके से लोगों से संवेदनशीलता के साथ उनकी जो बातचीत हुई, लोगों ने अपनी पूरी बात रखी, वो अपने आप में बहुत अच्छा था। लोगों में बहुत ज्यादा इस चीज को लेकर एक आशा, उम्मीद बिल्कुल निकल कर आती है कि आखिर सरकार जिस तरीके से प्रयास कर रही है, और लगातार जो प्रयास जमीन पर दिखाई भी दे रहे हैं, उनसे उनको बहुत संबल जरूर मिलेगा। ठीक है सुधीर, एक आखिरी सवाल यहां पर यह बनता है कि प्रधानमंत्री ने इस दौरान एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के जो आपदा मित्र हैं उनके साथ भी मुलाकात की। मतलब देखिए, जो बिल्कुल जीरो लाइन पे जाकर, ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर जो संकट मोचन की भूमिका निभाते हैं, उनके साथ प्रधानमंत्री का संवाद उनके लिए भी एक बहुत बड़ी संबल और हिम्मत का रूप, प्रेरणा बनता होगा। बिल्कुल पराक्रम, देखिए जब आप ऑन ग्राउंड होते हैं और आप लीडरशिप आपके साथ खड़ी होती है, हमेशा आपका देश का टॉप लीडरशिप आपकी पीठ पर हाथ रखे हुए कहती है कि आप घबराएं नहीं, आप काम करें, मैं आपके साथ मजबूती के साथ खड़ा हूं। तो ये अपने आप में बहुत संबल प्रदान करता है उन लोगों के लिए जो बहुत अपनी जान को रिस्क पर रखते हुए दूसरे लोगों की जान बचाते हैं। तो ये अपने आप में बहुत है, और ये खास तौर पर फोर्सेस को बहुत ज्यादा एक तरह से मोरल बूस्ट होता है कि भाई प्रधानमंत्री हमारे बीच में हमसे बातचीत कर रहे हैं। और खासतौर पर यहाँ प्रधानमंत्री ने लोगों की बात सुनी, उनसे पूछा कि आखिर किस तरह के हालात थे, किस तरीके से आपने लोगों की मदद की, और ये भी उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आप लोग ऐसी आपदाओं के बीच में इन चीजों को हमेशा नोट करें, इन चीज की आखिर किन चीजों की आपको जरूरत लगती है कि ऐसे वक्त में और ज्यादा चीजें होनी चाहिए, या कुछ ऐसा सिस्टम या ऐसी मशीनरी या ऐसी चीजें इन प्लेस हो सकती है जो ऐसी किसी आपदा में आने पर आपको मदद कर सकती है। तो ये चीजें जब प्रधानमंत्री की तरफ से निकल के आती है तो लोगों को बिल्कुल साफ तौर पर एक आशा और उम्मीद की किरण जागती है कि लीडरशिप हमारे साथ है, तो ये कह रहे हैं कि अब आगे बढ़िए, जब भी जरूरत होगी हम आपके साथ खड़े हैं, आप लोगों की मदद करिए, सरकार आपके साथ खड़ी है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सुधीर यादव इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, चाहे हिमाचल प्रदेश हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे पंजाब हो, संकट की इस स्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार हर स्थिति में
आपदा पीड़ितों के साथ खड़ी हुई यहां पर नजर आ रही है। फिलहाल हम इस खबर के साथ रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। LIC लाया है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान इंडेक्स प्लस। जीवन बीमा पाइए और निफ्टी स्टॉक्स के साथ अपने मार्केट रिटर्न्स को तेजी से बढ़ाइए। इस अट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन के साथ अपना कल सुरक्षित कीजिए। सिर्फ 2500 रुपए मंथली प्रीमियम से शुरुआत कीजिए। आज ही LICindia.in पर जाएं। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं समाचार। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बिहार की प्रगति की सराहना की है। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली डबल इंजन सरकार को राज्य के उज्जवल भविष्य का आधार बताया। पीयूष गोयल ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास, गरीबों को गरीबी से बाहर निकालने, किसानों की आमदनी बढ़ाने और आम जनता को राहत पहुंचाने जैसे मुद्दों पर लगातार काम कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि बिहार की ऐतिहासिक विरासत के साथ यहां का युवा वर्ग भी तेजी से उद्यमिता की ओर बढ़ रहा है। माननीय नीतीश कुमार जी राज्य में डबल इंजन की सरकार से प्रदेश को एक उज्जवल भविष्य देने का कर्मठ काम, चाहे वो सामान्य जनता को राहत देने की बात हो, अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की बात हो, इनकम टैक्स में छूट, GST को कम करके लोगों को और सुविधा देना कि वो रोजमर्रा के खर्चे उनके कम हो, किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए किसानों को सहायता देना, बिहार का एक एक युवा युवती उद्यमी बनेगा। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान UAE की 2 दिवसीय यात्रा पर हैं। इस बीच दुबई में IIM अहमदाबाद का पहले अंतर्राष्ट्रीय परिसर का उद्घाटन उन्होंने किया। इस अवसर पर धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम द्वारा IIM अहमदाबाद दुबई परिसर का उद्घाटन करना हमारे सम्मान की बात है। उन्होंने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना के अनुरूप भारतीय शिक्षा के वैश्वीकरण की दिशा में एक बेहतर कदम बताया। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि दुबई ने आज IIM अहमदाबाद अंतर्राष्ट्रीय परिसर की मेजबानी करके भारतीय भावना, वैश्विक दृष्टिकोण के सिद्धांत को एक आदर्श मंच प्रदान किया है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने नई दिल्ली में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा आयोजित नवीकरणीय ऊर्जा पर राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक को संबोधित किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में हमने समय रहते नवीकरणीय ऊर्जा के बड़े लक्ष्य को समय से पहले हासिल कर लिया है। नई दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने नवीकरणीय ऊर्जा पर राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक का आयोजन किया। इस दौरान मुख्य रूप से PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना और PM कुसुम योजना की प्रगति की समीक्षा हुई। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में हमने समय रहते नवीकरणीय ऊर्जा के बड़े लक्ष्य को समय से पहले हासिल कर लिया है। साथ ही उन्होंने राज्यों को कई निर्देश भी दिए। We have already achieved nearly about 250 gigawatt installed capacity. So we need to do another 248 in 5 years. It is a challenge also, it is an opportunity also. That's why I have called a meeting of all state agencies. उन्होंने कहा कि PM कुसुम योजना ने किसानों की जिंदगी को रोशन किया है। वहीं ऊर्जा में आत्मनिर्भरता लाने में PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना क्रांति लाई है, जिसके लाभार्थियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। Now 20 lakhs is completed and very shortly we will be adding another 30 lakhs. Means so much of households will get free electricity with sustainability. Overall our target is 1 crore households, and today it is not only for PM Kusum, overall performance of the states as far as renewables sector, we have called the renewable implementing agency in all the states.
बैठक का मकसद विकसित भारत के निर्माण के लिए पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना और पीएम कुसुम योजना की प्रगति के लिए राज्यों के बीच गतिरोधों को दूर करना, अग्रणी राज्यों के अनुभवों को साझा करना और योजना के तमाम पहलुओं पर मंथन करना है। चंद्रशेखर, डीडी न्यूज। और यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सली हिंसा की बड़ी वारदात सामने आई है। बारसूर इलाके में सर्च ऑपरेशन के दौरान सीआरपीएफ के एक इंस्पेक्टर समेत 2 जवान आईईडी विस्फोट में गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायल जवानों को तत्काल प्राथमिक उपचार के लिए जिला अस्पताल दंतेवाड़ा में भर्ती किया गया है। जवान सीआरपीएफ 195वीं वाहिनी मुख्यालय से सातधार और मालेवाही के मध्य माओवादी विरोधी अभियान के अंतर्गत एरिया डोमिनेशन और डिमाइनिंग के लिए रवाना हुए थे। त्योहारी सीजन में पहले केंद्र सरकार ने आम आदमी को एक बड़ा उपहार दिया है। अगर आप नई गाड़ी, बाइक या ट्रैक्टर खरीदने की सोच रहे हैं तो यह खबर आपके लिए चेहरे पर मुस्कान ले आएगी। सरकार ने ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए जीएसटी दरों में भारी कटौती का ऐलान कर दिया है, जिसका सीधा मतलब है कि अब गाड़ियां सस्ती हो जाएंगी। इस फैसले से मध्यम वर्गीय परिवारों की पसंदीदा छोटी कारों और 350 सीसी तक की बाइक्स पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। किसानों को बड़ी राहत देते हुए ट्रैक्टर पर जीएसटी 12% से घटाकर सिर्फ 5% कर दिया गया है, जिससे खेती में आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल बढ़ेगा। इतना ही नहीं, बसों पर भी जीएसटी कम कर दिया गया है, जिससे पब्लिक ट्रांसपोर्ट सस्ता और बेहतर हो सकता है। सरकार के इस कदम से न सिर्फ गाड़ियों की बिक्री बढ़ेगी, बल्कि ऑटो सेक्टर से जुड़े 3.5 करोड़ से ज्यादा लोगों के रोजगार को भी सहारा मिलेगा। इसका फायदा टायर, बैटरी और स्टील बनाने वाले छोटे बड़े उद्योगों को होगा। यानी एक फैसले से पूरी अर्थव्यवस्था की गाड़ी को रफ्तार देने की कोशिश की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी को मतदाता पुनरीक्षण से जुड़े वोट चोरी के आरोपों पर घेरा है। पूनावाला ने वोट चोरी के आरोपों को लेकर राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए मद्रास हाईकोर्ट के एक फैसले का हवाला दिया। उन्होंने बताया कि कैसे कोर्ट ने इसी तरह के आरोपों वाली एक पीआईएल को न सिर्फ खारिज किया, बल्कि याचिकाकर्ता पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। राहुल गांधी जी का पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन था, उस पूरे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को एक पीआईएल के रूप में एक पीआईएल आर्टिस्ट ने मद्रास हाईकोर्ट में दायर किया था, और मद्रास हाईकोर्ट ने इस पीआईएल और उसके सारे कंटेंट को, जो तो अब सवाल ये निशान है कि वो कंटेंट इधर से बना है कि वो कंटेंट डिसकंटेंट पैदा करने के लिए किसी और जगह से पैदा होकर और बनाकर आया है, उस पीआईएल को खारिज करते हुए मद्रास हाईकोर्ट ने उस पिटिशनर या पीआईएल आर्टिस्ट पर 1 लाख रुपए का फाइन भी लगाया और कहा कि इसमें ना कोई तथ्य है, ना कोई बेसिस है, ना कोई इसमें ये पिटिशन को वेल कंसीव्ड कहा जा सकता है, ये इल कंसीव्ड पिटिशन है। मतलब कि राहुल गांधी के इस पूरे के पूरे वोट चोरी के तथाकथित नैरेटिव पर एक और जुडिशरी का हथौड़ा चला है। इसके साथ ही पूनावाला ने उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर दिए गए बयानों पर भी राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ऐसे बयान देकर तमिलनाडु से आने वाले और ओबीसी समाज से ताल्लुक रखने वाले उपराष्ट्रपति का अपमान कर रहे हैं। वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में भी अब इस प्रकार का बिना तथ्य, बिना तर्क के अनर्गल आरोप लगाना, ये राहुल गांधी की राजनीति का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बन चुका है। और राहुल गांधी जी ये आरोप कोई भारतीय जनता पार्टी पे नहीं लगा रहे। मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी जी से कि राहुल गांधी जी, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि जब देश को ओबीसी समाज से आने वाले
तमिलनाडु की भूमि से आने वाले a son of the soil of Tamil Nadu, somebody who is from the OBC community, he has risen to the position of the vice president, तो क्या आप उनको वोट चोर कह रहे हैं? क्या ये ओबीसी समाज का अपमान नहीं है? आप तो जितनी आबादी उतना हक की बात करते हैं, पर आपके प्रत्याशी तो उस समाज से नहीं आते। नेपाल में जारी उथल-पुथल के बीच अंतरिम सरकार के गठन की कवायद तेज हो गई है। इस बीच राष्ट्रपति पौडेल ने कहा कि वो राजनीतिक समाधान के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने जनता को एक बयान जारी करते हुए कहा कि वर्तमान में विचार विमर्श कर रहे हैं और संवैधानिक सीमाओं के भीतर देश की मौजूदा चुनौतियों का समाधान करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। जारी बयान में नेपाल के राष्ट्रपति ने कहा कि उनका ध्यान मौजूदा संकट के संवैधानिक समाधानों की पहचान करने पर है, जिसमें देश में लोकतंत्र की रक्षा और कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने पर जोर दिया जा रहा है। राष्ट्रपति ने सभी पक्षों से आंदोलनकारी नागरिकों की मांगों को पूरा करने के लिए चल रहे प्रयासों में विश्वास रखने का भी आग्रह किया है। उन्होंने सभी पक्षों से देश भर में शांति और स्थिरता बनाए रखने में सहयोग करने की अपील की है। और इसी के साथ ही समाचार में अभी के लिए इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। नमस्कार।